नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। आपके कोई भी सवाल हो, चाहे म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लोन या क्रेडिट कार्ड, आप मुझसे मेरे वीडियोस पर कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेते हैं कि करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अनिल निकम ने। अनिल का सवाल ये है कि सर मैंने 10 लाख एसबीआई में 5 साल के लिए एसडब्ल्यूपी की है। हर महीने 7,500 रुपये निकालता हूँ। 5 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और किस परसेंटेज से? अब अनिल, ऐसा है कि एसडब्ल्यूपी किसी भी ओपन एंडेड स्कीम से की जा सकती है। अब क्योंकि आप यदि बात कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की स्कीम है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या आपने इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी की हुई है या डेट फंड से या फिर हाइब्रिड फंड से। और इक्विटी फंड्स हों या डेट फंड्स हों या हाइब्रिड फंड्स हों, उन सब में भी कई सब कैटेगरीज होती हैं या कई कैटेगरीज में इन्हें बांटा गया है। तो ऐसे में आपने कहां पर इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरी बात, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं कि उस कैटेगरी में यदि लंबे वक्त में जिस तरह के रिटर्न्स आए हैं और हम उसके आसपास की उम्मीद करें तो किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन जब भी आप एसडब्ल्यूपी करते हैं तो आपको या तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से या फिर हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। और यदि आप बात कर रहे हैं 5 साल की, यानी कि 5 साल में आपको पैसे विड्रॉ भी करने हैं, तो यहाँ पर क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है, ऐसे में यदि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी करें तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। यदि थोड़ा सा अधिक आपको रिस्क लेना है या आप रिस्क ले सकते हैं तो ऐसे में आप बैलेंस एडवांटेज फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। आप यदि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 7,500 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 0.75% हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि यदि हम इसे एनुअलाइज टर्म में समझें तो इफेक्टिवली ये 9% से भी अधिक होगा। तो यदि आपका जो फंड है वो इस रेट से परफॉर्म करता है तब आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। अदरवाइज क्योंकि आप एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और यदि आपका पैसा हर महीने 0.75% से कम रेट से बढ़ता है तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर लिखा है यूजर। तो सवाल ये है कि सर लेट मी नो द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन सेल ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। और परचेज डेट जो है वो 7/2/2020 की है, 3 years एगो। और ये इन्होंने सेल किया है अगस्त 2023 में। कैन आई क्लेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹1 लाख। तो आपने यूनिट्स परचेज किए हैं 2020 में और आपने इन्हें सेल किया है अगस्त 2023 में। और आपने कहा है कि 1 लाख रुपीज़ का डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 लाख का डिडक्शन मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, वो होता है इक्विटी के लिए। डेट में ऐसा नहीं है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में पूरे अमाउंट पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। अब जो यूनिट्स 31 मार्च 2023 तक, यानी कि उस दिन या उससे पहले परचेज की गई थी, वहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का प्रोविजन था। लेकिन जो यूनिट्स 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद परचेज की गई हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में या ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड्स में जहां पर इक्विटी एलोकेशन
35% या उससे कम है, वहाँ पर अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी गेन्स होंगे उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि आपने अपनी यूनिट्स 3 साल पहले परचेज की थी, तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्पेशल रेट पर यानी कि 20% के रेट से एप्लीकेबल होगा। तो 1 लाख रुपीस की जो आपने बात की कि उससे अधिक के अमाउंट पर टैक्स, तो वो तो एप्लीकेबल नहीं है, ना पहले था ना अब है, वो इक्विटी के लिए है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुधा ने। सुधा ने कहा है कि सर, मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था, उन्होंने मुझे सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी जानकारी के अभाव में दे दी। अब मैं अपना लोन पीएनबी में ट्रांसफर करवा रहा हूं, तो क्या इंश्योरेंस ट्रांसफर होगा या नहीं? इंश्योरेंस पॉलिसी और लोन दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। एक्सिस बैंक ने आपको लोन देते समय किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी दी होगी, क्योंकि उनकी खुद की तो कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अब क्योंकि यहां पर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आपके लोन अमाउंट में जोड़ दिया गया है, तो अब जब आप रीपे करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे, तो पूरा का पूरा आपका लोन प्लस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया गया था, जिसे आपके लोन में जोड़ा गया है, वो भी यहां पर पूरा रीपे हो जाना चाहिए। जब वो पूरा रीपे हो जाएगा, तो इसका मतलब जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि उसका प्रीमियम तो जैसा आपने कहा कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी, तो प्रीमियम तो ऑलरेडी पे कर दिया गया है और जो बैंक का लोन है वो रीपे कर दिया जाएगा। तो जो पॉलिसी है उसके बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे, और मैं ये यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब जब आप दूसरे बैंक के पास अपना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो आपको अलग से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आप उस बैंक को कह सकते हैं, जो कि आपके केस में पीएनबी है, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके पास एडिक्वेट लाइफ कवर के साथ एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और यदि वो चाहें तो आप उस पॉलिसी को उनके फेवर में असाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार जो लेंडर्स होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं जो आपको लोन दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि उस पॉलिसी को उनके फेवर में असाइन कर दिया जाए, ताकि यदि बोरोवर यानी कि जो क्लाइंट है उसकी यदि डेथ हो जाती है उस टर्म के दौरान, तो फिर उस केस में डायरेक्टली पैसा उस इंश्योरेंस कंपनी से बैंक के पास आ जाए। तो यदि बैंक आपसे कहता है तो आप अपनी पॉलिसी को असाइन करा सकते हैं उनके फेवर में, और यदि नहीं कहे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसका पूरा प्रीमियम पे कर दिया गया है, तो आपके पॉलिसी के बेनिफिट इंटैक्ट रहेंगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संतोष गुप्ता ने। उन्होंने कहा है कि सर, मैं आपका बहुत पुराना व्यूअर हूं और आपके सभी वीडियोस देखता हूं। तो संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए और उस पर कमेंट भी करते रहिए, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। आपने कहा है कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आपके पोर्टफोलियो में है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें आप 3000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई मल्टी कैप फंड, उसमें 2000। एसबीआई ब्लू चिप फंड, उसमें 2000। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें 2500। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जो अगेन एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें 1500। सभी में मंथली एसआईपी चल रही है। आपकी एज 46 ईयर्स है। तो ये सभी फंड्स अच्छे हैं। हालांकि आपने एसबीआई के 3 फंड्स लिए हुए हैं। यदि आप इसके बजाय अलग अलग फंड हाउस के फंड्स में इन्वेस्ट करें तो वो अच्छा रहता है। लेकिन यदि फंड्स की बात की जाए तो सभी फंड्स अच्छे हैं। लेकिन यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है, यानी कि 10 साल उससे अधिक, तो एक सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा कि एसबीआई ब्लू चिप फंड से आप एग्जिट कर लें, क्योंकि ये प्योर लार्ज कैप फंड है। आपके पास ऑलरेडी मल्टी कैप फंड है, आपके पास इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो कि अगेन लार्ज एंड मिड कैप फंड, और आपके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, वो भी लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो आप लार्ज कैप फंड से यदि एग्जिट कर लें तो ठीक रहेगा। उसके बजाय आप एक इंटरनेशनल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें।
आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड है। और यदि आप एक पैसिव इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 फंड, ये फंड्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है AKSKET। ओके, सवाल यह है कि एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, एनी स्पेसिफिक रीजन, एंड शैल वी ऑप्ट फॉर सच फंड्स और अवॉइड एज अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर। बिल्कुल, एज अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल सिचुएशन फंड्स जो होते हैं ये थीमेटिक फंड्स हैं और ये ऐसी स्पेशल सिचुएशन यानी कि जो किसी वजह से अराइज हुई हो, फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मैनेजमेंट या कोई एक्विजिशन एंड मर्जर, इस तरह से कोई बिजनेस में स्पेशल सिचुएशन हुई हो, उस तरह के स्टॉक्स में, उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता। तो ये रिस्की भी हो सकता है डेफिनेटली, यदि आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, बल्कि इक्विटी स्कीम्स में रिस्क तो होता ही है, लेकिन यदि आप नहीं चाहते कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लिया जाए तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। और स्पेशली बात की जाए कि फंड की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं रही, तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स सेलेक्ट किए गए वो इस रैली में नहीं चल पाए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको एक्सिस के इस फंड से निकलकर एक्सिस की दूसरी स्कीम में जाना हो तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो एक अच्छा फंड है, आप उस फंड में स्विच कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल। आपने पूछा है AKSKET, आपके दो सवाल हैं। तो सवाल यह है कि सर, इट इज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द फंड्स 3 years रिटर्न्स आर मोर देन 5 years, इन इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन एंड शैल वी स्विच टू अनदर फ्रेश फंड्स आफ्टर 3 years? नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि आप स्विच करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स बेटर आएंगे। ये जब आप देख रहे हैं किसी एक वक्त पर, तो इसका मतलब ऐसा है कि पिछले 3 सालों के मुकाबले उसके पहले जो 2 साल थे वहाँ पर रिटर्न्स पुअर थे। तो जब आप एवरेज देखेंगे 5 साल का तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल मैथमेटिक्स समझिए, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल रिटर्न्स हैं 5 years के, उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, और जब 3 साल का हम रिटर्न निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 साल का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल रहे हैं। ये हम CAGR की बात कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि पिछले 5 सालों में ऐसा रहा कि पहले के 2 साल थे, उस वक्त पर रिटर्न्स बहुत खराब थे, तो जब हम 5 साल से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो CAGR है वो कम हो जा रहा है, और 3 साल में कर रहे हैं तो अधिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगले 2 साल भी बहुत अच्छे जाते हैं और वहां पर रिटर्न्स जैसा इन 3 साल का रिटर्न रहा है वैसा ही रहता है, तो फिर क्या होगा कि 5 साल का CAGR अच्छा हो जाएगा। तब आप नहीं कहेंगे कि 3 साल में अच्छा है और 5 साल में खराब है। और यदि ऐसा हो गया कि अगले जो 2 साल हैं उसके रिटर्न्स खराब होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल का CAGR अच्छा आएगा और 3 साल का CAGR हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, और देखना यह है कि उन 5 साल में से कौन से साल अच्छे रहे थे, कौन से खराब रहे थे। लेकिन आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ऐसा होता रहेगा कि कभी कुछ ईयर्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी और कभी कभी बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको लंबे समय तक फंड्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। और एक बात और बता दूं आपको, यदि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पर अधिकतर स्कीम्स की परफॉर्मेंस यानी कि पिछले 3 साल की बेटर है 5 साल के मुकाबले, तो ये तो सभी फंड्स के साथ है ना। तो आप यदि एक फंड से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, अगली स्कीम में जाएंगे, वहाँ भी तो वही है। तो इसके लिए ये कोई पैमाना नहीं है परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का या फिर एक फंड से दूसरे फंड में चले जाने का। आप फंड्स की परफॉर्मेंस को
लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए और आप बिल्कुल जिन फंड्स में हैं, यदि उनकी परफॉर्मेंस आपके उम्मीद के मुताबिक है, आप वहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज रिटर्न ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में बहुत अच्छा हो गया तो वहाँ से आप निकल जाएं, अगले फंड में जाएं। आप अपने गोल के हिसाब से फंड्स का चुनाव करें और वहाँ पर लंबे समय तक निवेशित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ सवालों के आज उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।